हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और ये हमारा होगा अब जो हमारा लेक्चर चलेगा तो ये 20वां लेक्चर होगा और 20वां लेक्चर में अब हम दक्षिण भारत के इतिहास को शुरू करने जा रहे हैं। तो दक्षिण भारत के इतिहास को बहुत ही अच्छे से हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखेंगे। तो मैंने पहले बहुत सारी चीज़ों को आपको बता दिया है। अब हम शुरू करेंगे दक्षिण भारत का इतिहास और उसके बाद हम राजपूतों का काल कभी एंसेंट इंडिया में ही ख़त्म कर लेंगे राजपूत काल के बारे में, और कुछ जो सीमावर्ती राजवंश है उसको भी देख लेंगे। तो वो 2-3 होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। और हम थोड़ा ये भी पार्ट देखेंगे कि जब मीडिएवल हिस्ट्री में हम घुसेंगे तो उस टाइम आखिर में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये सब व्यवस्था कैसे थी कि आखिर में अरब के आक्रमण के टाइम, तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। और एंसेंट इंडिया का एक बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो मतलब वो समझ लीजिए होगा, जैसे कि हम पूरा देखेंगे कि आखिर में हमारे प्राचीन भारत में कैसी शिक्षा व्यवस्था थी, कैसी सामाजिक व्यवस्था थी, कैसी राजनीतिक व्यवस्था थी, कैसी आर्थिक व्यवस्था थी। ये सब चीज़ें हम बहुत ही अच्छे से इसमें देख लेंगे एक वीडियो में प्राचीन भारत का। तो वो पूरा प्राचीन भारत का कॉम्प्रिहेंसिव होगा कि क्या क्या व्यवस्थाएं थी, क्योंकि वो जानना हमारा जरूरी है। क्योंकि प्राचीन भारत की व्यवस्था में अगर क्वेश्चन आया क्या क्या सब चीज़ें थी, शिक्षा वगैरह कैसी थी, तो वो सब आपको बताना होगा मेंस में, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपका। तो अब हम शुरू कर रहे हैं दक्षिण भारत का इतिहास। तो अब हम पहले जो हमारा चार्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं कि अब हम कहाँ तक पहुँचे हैं और कौन कौन से दक्षिण भारत में और कैसे कैसे इतिहास दक्षिण भारत का है। तो वो एक चार्ट से काफ़ी क्लियर होगा। तो वो चार्ट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ। तो ये है अपना चार्ट हमारा। तो ये चार्ट अगर आप लोग सही से याद कर लेते हैं तो हिस्ट्री आपका, मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम 30% क्लियरिफिकेशन इस चार्ट से ही हो जाएगा। तो मेनली जो लोगों को होता है तो इसी में दिक्कत होता है कि वो टाइमलाइन को नहीं समझ पाते हैं। कभी कोई वंश आ रहा है, कभी कोई वंश आ रहा है, कभी दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत के इतिहास में बहुत सारे वंश, उसी में आप देखते हैं कि विदेशी आक्रमण होता है एंसेंट इंडिया में, और विदेशी बहुत सारे शासक जो होते हैं वो अपना शासन एस्टेब्लिश करते हैं। कुषाण, शक, पहलव, हिंद यूनानी ये सब लोग आते हैं। तो आप लोग बहुत कंफ्यूजन में होते हैं। तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि ये जो पेज है ये आपको जानना बहुत ही जरूरी होगा। तो मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि हम दक्षिण भारत का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। तो ये जो चार्ट था तो इसमें बताया गया था आपको उत्तर भारत के बारे में और दक्षिण भारत में कौन कौन से राजवंश हैं और विदेशी कौन कौन थे। तो 3 मैंने ये ग्राफ बनाया था और तीनों में मैंने उत्तर भारत में हमें क्या क्या पढ़ना है ये आपको यहाँ तक मैंने बताया था पूरा हिस्ट्री में, और फिर दक्षिण भारत में हमें जो जो राजवंश हैं मेन प्रमुख, ये सब चीज़ें हमें दक्षिण भारत में ये लाइन में था, ये हमें इधर तक पढ़ना था। और जो विदेशी आक्रमण होंगे तो भारत पे विदेशी भी आक्रमण होते हैं, तो विदेशी आक्रमण मैंने ये बताया था तीनों। तो इससे आपको पता क्या चलता है, और ये बिल्कुल सीक्वेंस में है। जैसे आप देखेंगे कि इसके सीक्वेंस में, जैसे कि मान लीजिए उत्तर भारत में अगर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद काल ये सब चल रहा है, तो आखिर में आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में उस टाइम क्या चल रहा है। तो ये ब्लैंक है उस टाइम, यानी हमें उस टाइम का इतिहास यहाँ पे नहीं पढ़ना है। उस टाइम उतना यहाँ का राजवंश वगैरह नहीं आए थे, तो ये हमें नहीं पढ़ना है। तो इससे आपको समझ पाते हैं कि हाँ इस टाइम में हमें दक्षिण भारत में नहीं पढ़ पाना है। और इसमें हम देख लेते हैं फिर जैसे कि विदेशी कौन थे। तो अब आप देखेंगे कि उसी टाइम हमें 2 विदेशियों के बारे में पढ़ना होता है, क्योंकि विदेशी आक्रमण इस टाइम होते हैं। तो पहला होता है ईरानी आक्रमण और दूसरा होता है यूनानी आक्रमण सिकंदर का। तो ये हमें देखना होता है। तो इस सब चीज़ों से आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाते हैं ये सब चीज़ें। तो अब ये सब आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे करना है। तो मैं तो बस आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिफिकेशन और ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्वेश्चन बनना चाहिए, मेरा ये मोटिव है। तो अभी मैंने पूरा पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध जो साम्राज्य था उसके बारे में हमने देख लिया है, और मौर्य साम्राज्य भी खत्म हो गया, ब्राह्मण साम्राज्य भी खत्म हो गया है, और मौर्योत्तर काल भी खत्म हो गया जिसमें शुंग, कौरव, पहलव, सातवाहन, चेदी ये सब वंश हम देख चुके हैं, और गुप्त साम्राज्य भी खत्म हो चुका है। और यहाँ पे गुप्तोत्तर काल में पुष्य, भूति, मौखरी ये सब वंश भी खत्म हो चुका है। तो अब हमने देख लिया है यहाँ तक, लगभग 700 ईसा पूर्व तक देख चुके हैं हम। तो अब जो हमारा अगला होगा तो ये होगा 800 ईसा पूर्व में। तो अब ये राजपूतों का काल होगा। राजपूतों के काल में फिर हम देखेंगे कि परमार, चौहान, गुर्जर, प्रतिहार, सोलंकी ये सब वंश आएंगे। लेकिन उससे पहले अभी हमें दक्षिण भारत का इतिहास अब पढ़ना होगा, दक्षिण भारत का, क्योंकि एंसेंट इंडिया का वो पार्ट है। तो ये लगभग आप देखेंगे कि कुछ लोग मीडिएवल में भी पढ़ाते हैं राजपूतों का काल, और कुछ लोग देखिएगा कि आप इसको एंसेंट इंडिया में ही कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन मैं एंसेंट इंडिया में ही कंप्लीट करूंगा, क्योंकि हम जब जो आप पहले से ही देखेंगे कि मीडिएवल हिस्ट्री शुरू हो चुकी है मध्यकालीन भारत, तो उसमें मैंने अरबों के आक्रमण से शुरू किया है। तो वो सब चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो अब इसमें जो है अब विदेशी आक्रमण में तो ईरानी भी मैंने पढ़ा दिया है, जो यूनानी आक्रमण सिकंदर का होता है ये भी पढ़ा दिया है। मौर्योत्तर काल में कुछ विदेशी यहाँ पे शासन एस्टेब्लिश करते हैं अपना, तो वो भी मैंने हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमारा इसी टाइम में ये बचता है दक्षिण भारत का इतिहास। तो ये
पूरी तरह से हम देखेंगे यहाँ तक, ये यहाँ तक देखेंगे। अब दक्षिण भारत का इतिहास यहाँ तक कंप्लीट होके ही उसके बाद फिर अब हम आएंगे यहाँ पे राजपूतों के काल में। तो पहले हमारा अब ये कंप्लीट होगा चीज़ें। तो अब थोड़ा सा आप लोग पहले टाइम पीरियड देख लीजिए। तो ये ब्राह्मण जो साम्राज्य था, जब मौर्यों का पतन होता है तो फिर ब्राह्मण साम्राज्य आते हैं, जिसमें शुंग, कौरव, सातवाहन, चेदी वंश आते हैं। उसी टाइम में आप देखिएगा कि दक्षिण भारत इतिहास को शुरू किया जाता है और फिर जो कबीलियाई लोग होते हैं वो अपना शासन एस्टेब्लिश करना शुरू करते हैं। और ये संगम काल से हमें पता चलता है। तो संगम कवियों की सम्मेलन हुई थी और उसमें इन 3 जो वंश थे इनके बारे में संगम काल से हमें पता चलता है। तो चेर, चोल, पांड्य और ये शुंग, कौरव, सातवाहन, तो इनके ये बिल्कुल पैरेलल में चल रहा है। तो इसे ही हमें देखना है। जो ब्राह्मण साम्राज्य चल रहा था मौर्योत्तर काल के बाद, और यहाँ पे आप विदेशी भी देख रहे थे। तो उस टाइम विदेशी भी था, तो हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, तो इन्हीं के टाइम पीरियड में अब हमें ये सब तो हम देख चुके हैं, लेकिन हमारा ये दक्षिण का इतिहास बाकी है। तो ये हमें 3 शासक यहाँ पे देखने हैं दक्षिण भारत के। और उसके बाद हम देखेंगे कि जब गुप्तोत्तर का टाइम चल रहा था, गुप्ता काल का या फिर गुप्तोत्तर, तो उसमें आप देखेंगे कि पहलव, चालुक्य ये सब चल रहे थे। और जब राजपूतों का शासन काल आता है, यहाँ पे राजपूत के चौहान, परमार, गुर्जर, प्रतिहार, तब यहाँ पे दक्षिण भारत में आप देखेंगे कि राष्ट्रकूट, चोल ये सब यहाँ पे चल रहे थे। तो चोल आप 2 बार देखेंगे, एक तो संगम युग में चोलों को देखेंगे, एक बार आप देखेंगे 9वीं सदी में फिर चोलों का उत्पत्ति होता है। और इसी टाइम आप देखेंगे कि अरबों का आक्रमण होता है। तो ये मिडिएवल हिस्ट्री तक के दक्षिण भारत में ये चलते हैं साम्राज्य। तो यही हमें देखना है। तो यही चीजें आपको समझनी पड़ेगी। और अब हम चलते हैं अपने टॉपिक को शुरू करते हैं दक्षिण भारत के इतिहास। तो ये कुछ क्लियरिफिकेशन के लिए आपको जरूरी है। और ये सब जो है तो ये मिडिएवल हिस्ट्री का काम है। मिडिएवल हिस्ट्री का पार्ट है विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, तो ये सब शुरू होगा धीरे धीरे। मराठा साम्राज्य, मैसूर, ये दक्षिण भारत में ही चलेंगे। तो ये मिडिएवल में पढ़ाया जाएगा। और ये जो है आपका एंशिएंट इंडिया, जो प्राचीन भारत है, ये दक्षिण का इतिहास है। तो दक्षिण में इतने वंश को हमें देखना है। तो आप अगर चोल राज, चेर, पांड्य, पहलव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल, ये हमें देखना है प्राचीन इतिहास में। और ये हमें देखना होता है दक्षिण भारत का इतिहास जो होता है, ये हमें देखना होता है विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, मराठा, मैसूर, ये आ जाता है हमारा मिडिएवल और मॉडर्न में। तो मॉडर्न में आप देखेंगे कि ये दोनों पढ़ाया जाता है मॉडर्न हिस्ट्री में, लेकिन मैं मिडिएवल में ही इसको कंप्लीट करूंगा। और उत्तर में आप देखेंगे कि राजपूतों के बाद उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत तो एक रहता है। तो दिल्ली सल्तनत आप देखेंगे कि ये विदेशी शासक रहते हैं। उसके बाद मुगल भी देखेंगे, ये विदेशी रहते हैं। और ये अंग्रेज भी विदेशी शासक रहते हैं। तो ये विदेशी में 3 रहेंगे उत्तर भारत में। और ये दक्षिण भारत में भी फैलाते हैं अपने साम्राज्य को। लेकिन जो स्थानीय रहते हैं हमारे स्थानीय शासक, तो इसमें जौनपुर, मालवा, मेवाड़, खानदेश, बंगाल, ये सब चीजें आप देखेंगे उत्तर भारत में। और ये चलेगा हमारा दक्षिण भारत में। और ये हमारा चलेगा विदेशियों का आक्रमण। तो ये बिल्कुल बांटा गया है। आप सीक्वेंस देख सकते हैं, उत्तर भारत में कौन कौन से राजवंश है, ये दक्षिण भारत में कौन कौन से राजवंश या फिर काल रहता है, एंशिएंट इंडिया से मिडिएवल, मॉडर्न, सभी बताया गया है। और ये विदेशी रहते हैं। तो ये बिल्कुल तीनों मैंने बांट दिया। और ये बिल्कुल पैरेलल में जो चल रहे हैं, बिल्कुल सामने सामने लिखा गया है। और जहाँ पे आप देखेंगे गुप्तोत्तर के बाद अगर पैरेलल में यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा गया है। ऐसे बिल्कुल बनाया गया है इसको। और थोड़ा सा आप लोग ये भी समझ लीजिए कि जैसे कि ये है, तो आप देखेंगे कि उत्तर भारत में हिस्ट्री यहाँ से शुरू हो जाता है। और दक्षिण भारत में आप देखेंगे कि मौर्योत्तर के बाद हमें पढ़ना होता है। तो ये कुछ गैप होता है बीच में। तो ये गैप होता है। तो और ये जब सिंधु घाटी सभ्यता आप देखेंगे, तब यहाँ पे देखेंगे कि महापाषाण काल शुरू होता है। तो महापाषाण काल शुरू होता है मतलब कि जो उत्तर भारत रहता है उसमें पहले कोई सभ्यता विकसित होती है, लेकिन दक्षिण भारत में बाद में होती है। तो इसका थोड़ा सा रीजन आप समझ लीजिए कि जो उत्तर भारत है, तो उत्तर भारत में आप लोग आज भी देखेंगे कि जनसंख्या ज़्यादा है दक्षिण भारत के अपेक्षा में। तो जैसे कि आप समझ लीजिए ये हमारा मैप हो गया भारत का। और तो ये आप देखेंगे कि इधर जनसंख्या अभी भी कम है इस इलाकों के अपेक्षा में। तो पहले भी ऐसा ही था। और जनसंख्या जहाँ पे सबसे पहले आएगी, तो सबसे पहले जनसंख्या यहीं पे निवास वगैरह करना शुरू हुई। तो सबसे पहले सभ्यता यहीं पे विकसित हुई है हमारी। तो आप समझ सकते हैं इससे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इतने काल चल रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मगध चल रहा है, उस पर मौर्य साम्राज्य चल रहा है। बहुत सारे मगध पे वंश भी चल रहे हैं, उसमें से एक मौर्य साम्राज्य भी रहता है। तो इतना चीजें चलती हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्राह्मणों का जब साम्राज्य, मतलब कि जो मौर्योत्तर काल रहता है, वहां से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शासन वगैरह को हमें पढ़ना होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना गैप है इसमें। बस एक यहाँ पे
महापाषाण काल चलेगा। तो ये लगभग 1000 ईसा पूर्व में एस्टेब्लिश होगा। तो आप समझ सकते हैं कि 1000 में एस्टेब्लिश हो रहा है और हमने देखा कि उत्तर भारत में हमने जब हिस्ट्री को शुरू किया तो कितना पुराने से हिस्ट्री को पढ़ते आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे था, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या शुरू में नहीं थी तो यहाँ पे सभ्यता जल्दी विकसित हुई नहीं। तो यहाँ पे जब ये सब देखेंगे कि मौर्योत्तर काल वगैरह बीत जाता है तब जाके यहाँ पे संगम काल शुरू होता है। तो पहले लोग कबीलियाई बना के रहते थे, जैसे कि यहाँ पे कबीलियाई बना के रहते थे, वैसे ही यहाँ पे भी कबीलियाई बना के लोग रहते थे। तो वो पहाड़ पे रहते थे, उसी को महापाषाण काल कहा जाता है। तो महापाषाण काल से हम हिस्ट्री का दक्षिण भारत का शुरू करेंगे इसमें, और महापाषाण काल के बारे में बताऊंगा। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे फिर वहाँ पे जैसे यहाँ पे वंश देखेंगे, मगध वगैरह कैसे वंश बनते हैं, वैसे ही फिर वो लोग जो महापाषाण काल में पहाड़ वगैरह पे रहते थे तो वो फिर पहाड़ों के इलाकों से नीचे उतरते हैं उपजाऊ जमीन आदि की खोज में, और जमीन आदि की खोज होती है तो फिर कृषि वगैरह शुरू होती है, तब जाके हमारा ये 3 वंश यहाँ पे एस्टेब्लिश होता है, जिसमें हम 6 राज्य देखेंगे, चोल देखेंगे और पांड्य देखेंगे। तो ये 3 हमें पहले देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे इनके 3 के बाद संगम काल में ये तीनों हमें पढ़ना होता है, और उसके बाद हम ये जो वंश बचते हैं ये देखेंगे यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे वहाँ। तो ये है हमारा दक्षिण भारत का इतिहास जिसे आप लोग बोलते हैं। तो दक्षिण भारत के इतिहास में पहला जो मैंने आपको दिखाया वहाँ पे, तो महापाषाण काल के बारे में हमें देखना है, मेगालिथिक पीरियड। तो यहाँ से हम यहाँ पे हिस्ट्री यहाँ के इन लोगों की शुरुआत होती है। तो बस्ती वगैरह यहाँ बसना, पहले तो ये लोग आप देखेंगे कि पहाड़ों पे रहते हैं, लेकिन जब पहाड़ों से उतरते हैं तब जाके 3 राज्यों का उदय होता है। तो वही हमें देखना है कि पहले इन लोगों का जीवन काल वगैरह कैसा था। तो जो 1000 ईसा पूर्व से लेके आप 100 ईसा पूर्व तक भी आप देखेंगे कि ये काल चलता है, महापाषाण काल इसे हम बोलते हैं। तो जैसे आप इतिहास में उस टाइम देखे होंगे कि जो प्रागैतिहासिक काल मैंने बताया था, तो उसमें जो ताम्रपाषाण काल वगैरह हम पढ़े थे, तो उसी तरह से यहाँ पे फिर यहाँ पे सभ्यता धीरे धीरे विकसित होगी। तो ये टाइम है यहाँ पे मानवों का विकास का। तो यहाँ से हमें इतिहास वगैरह की पता चलती है। जो उस टाइम आप उत्तर भारत में पढ़े थे आदिवासी लोग कैसे रहते थे, तो वही चीज अब यहाँ पे हमें देखना है दक्षिण भारत में। तो ये लगभग मानिए कि 1000 ईसा पूर्व से लेके 500 से 100 ईसा पूर्व तक कहीं कहीं माना जाता है। तो यही हमें देखना है यहाँ पे दक्षिण भारत। तो इनकी इतिहास के बारे में जो जानकारी हमें ज्यादातर कब्रों वगैरह से पता चलती है महापाषाण काल के बारे में इतिहास में। तो कब्र इनका ढकने का बहुत ही तरीका होता था। तो ये लोग देखेंगे कि जैसे पहाड़ खड़े कर देते थे और बीच में कब्रों को रख देते थे और फिर पहाड़ को ढक देते थे, और इसमें औजार वगैरह भी ये लोग डाल देते थे उनके उपयोग के लिए। तो ये सब बहुत सारे कब्र मिले हैं वैसे, जिससे हमें इनके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है जो दक्षिण भारत का इतिहास है। तो जो ये कब्र होते थे जो मैंने बताया कि पत्थर से दोनों तरफ से और फिर उसमें डाल के ढक दिया जाता था। तो कब्रों में मृद भांड मिले हैं, लोहे की वस्तुएं मिली हैं, काला मृद भांड मिले हैं। मृद भांड मतलब मैंने पहले भी आपको बताया कि मृद भांड मतलब वही होता है मिट्टी का बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन वगैरह बहुत सारे मिले हैं, लोहे की वस्तुएं भी मिली हैं, और आप इसमें देखेंगे कि त्रिशूल वगैरह भी मिली है, और खेती के औजार वगैरह, लड़ाई या शिकार करने वाले औजार वगैरह। तो बहुत सारी चीज़ें जो दफनाए जाते थे, जो मृतक लोग होते थे, तो उनके साथ ये सब वस्तुएं भी दफनाई जाती थी। तो शायद इनको ऐसा लगता था कि उनके यूज में होगा तो वो लोग यूज करेंगे वहाँ पे भी, ऐसा ये लोग मानते होंगे कि मरने के बाद भी ये सब वस्तुएं वो लोग यूज करते होंगे। तो फिर इनके साथ ये सब चीज़ें दफना दी जाती थी। चाहे ये भी मान सकते हैं आपकी जैसे उसके बाद उन वस्तुओं का कोई यूज नहीं करता होगा, डर वगैरह या फिर जो भी चीज़ें होंगी। तो आप आज भी देखेंगे कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है तो उनके साथ उनके सामानों को भी गंगा में बहा दिया जाता है, या फिर आप देखेंगे कि जला दिया जाता है साथ में रख के। तो वैसे ही कुछ होगा कि उनके सामान वगैरह को कोई यूज करना नहीं चाहता होगा, तो फिर जो सामान वो यूज किए होंगे अपने लाइफ में, तो उनको फिर उसमें दफना दिया जाता होगा। तो ऐसे वहाँ पे था दक्षिण भारत में प्रचलन। और ये सब था तो ये पहाड़ी इलाकों में, तो ये लोग ऊंचे इलाकों में रहते थे पहले। तो निवास जो होता था ये पहाड़ी स्थानों पर होता था, और लोहे के औजार वगैरह ये लोग प्रयोग करते थे। तो पहाड़ी इलाकों में रहते थे ऊपर, और ऊपर ये लोग लोहे वगैरह का प्रयोग करते थे और शिकार करते थे। फिर गुफा वगैरह में रहते थे, तो बड़े बड़े पत्थरों से ये लोग शिकार करते थे। जैसे कि जानवरों को घेर लिए, वो घेर के फिर उनका शिकार कर लेते थे। या फिर ऊंचे इलाकों से पत्थरों को क्या करते थे कि ऊपर से कोई जानवर आसपास से गुजरता था, जैसे बहुत सारे जानवरों का झुंड, तो उसमें बड़े बड़े पत्थर ये लोग ऊपर से गिरा देते थे। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे जानवरों का झुंड जा रहा है, तो और ये यहाँ पे पहाड़ है,
और ये लोग यहाँ से क्या करते थे कि पत्थरों को गिरा देते थे। तो पत्थरों को गिरा देते थे तो इनमें कुचल के या फिर पत्थरों के चोट लगने से जानवरों की जो मृत्यु हो जाती थी या फिर जो थोड़े चोटिल हो जाते थे उनको ये लोग मार देते थे और मार के फिर गुफा में लेके चले जाते थे। तो ऐसा ये लोग शिकार करते थे और बहुत सारे इनके पास औजार भी वगैरह भी थे लोहे के, तो उससे भी ये लोग शिकार वगैरह करते थे। और फिर लोहा वगैरह इनको पता चला और लोहा वगैरह पता चला तो फिर ये लोग धीरे धीरे करेंगे क्या कि अब नीचे उतरना शुरू करते हैं। और जंगल वगैरह बहुत सारे थे तो जंगल वगैरह कटाई करके फिर ये लोग भी खेती वगैरह का शुरुआत करते हैं। और जब खेती जहाँ भी शुरुआत होती है तो फिर वहाँ से आप देखिएगा कि जिंदगी में स्थिरता आ जाती है, मतलब स्टेबिलिटी होने लगती है और लोग फिर रहने लगते हैं एक जगह रहेंगे, फसल को उगाएंगे हर एक मौसम में, फिर उनको खाने वगैरह का दिक्कत नहीं होगा तो फिर वहाँ से वो नहीं जाएंगे, तो वो वही निवास स्थान बनने लगता है। और जब एक जगह लोग रहने लगेंगे तो फिर शासन प्रशासन ये सब की भी ज़रूरत होगी, तो फिर तब जाके कोई राजा आता है। पहले छोटे छोटे कबीलियाई लोग ही ऐसे रहते हैं, राजा उसमें मुखिया टाइप का बना के, फिर धीरे धीरे जब जनसंख्या वगैरह बढ़ती जाती है तो फिर एक बिल्कुल जो आज आप शासन प्रणाली देखते हैं तो वैसा उनको एस्टेब्लिश करना पड़ता है, तो वही जाके राज्यों का उत्पन्न होता है दक्षिण भारत में। तो पहले जब ये लोग नीचे उतरते हैं तो धान रागी उग जाते थे, लेकिन बहुत कम मात्रा में, उतना ज़्यादा ये लोग उत्पादन वगैरह नहीं करते थे, बहुत कम मात्रा में ये लोग उत्पादन वगैरह करते थे शुरू में, तो ये सब इसमें होता था। तो अब हम देख लेते हैं कि जो राज्यों का बनने का और सभ्यता के उदय के बारे में कि और कैसे कैसे यहाँ पे भी शासन एस्टेब्लिश होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि महाजनपद काल में 16 महाजनपदों में बटा था और उसके बाद वहाँ पे राजा वगैरह चलने लगे, तो वैसे ही ये लोग भी अब धीरे धीरे जो कबीलियाई लोग थे तो वो एक साथ अब आने लगेंगे। एक साथ आते आते फिर वहाँ पे बहुत सारे कबीलियाई मिलके एक राजवंश का वहाँ पे उत्पत्ति होगा, चाहे एक साम्राज्य का उत्पत्ति होगा, यही हमें इसमें देखना है। तो मौर्य काल तक दक्षिण भारत में कबीलियाई रूप लिए 3 राजवंश हैं। तो मौर्य काल, जब मैंने आपको ऊपर चार्ट में भी दिखाया, तो मौर्य काल के ही आसपास में यहाँ पे भी शासन वगैरह एस्टेब्लिश होते हैं। तो 3 राजवंश आते हैं शुरू में, कबीलियाई रूप लिए ही होते हैं लेकिन 3 ये राजवंश आते हैं। तो यही 3 राजवंश को पहले हमें देखना होता है दक्षिण भारत में। तो पहले आते हैं चोल वंश, चेर, पांड्य, और इनके बनने का कारण था कि ये लोग जो थे अब शिकारी लोग या फिर जो कबीलियाई लोग थे, तो अब ये ऊंची भूमि से उतरकर उर्वरक नदी घाटी में आ गए। तो उधर बहुत सारे नदी घाटी हैं, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये सब नदी देखेंगे तो उधर ही है। तो उधर ही है, तो अब ये लोग धीरे धीरे, दक्कन का पठार आप जानते हैं कि बहुत ऊंचा है, तो अब धीरे धीरे ये लोग नीचे उतरने लगे। उसके बाद ये लोग धीरे धीरे एस्टेब्लिश हुए, स्टेबल हो गए ये लोग। उसके बाद जाके फिर ये 3 वंश आते हैं इन लोगों के नीचे उतरने के कारण ही और खेती वगैरह करने के कारण। और व्यापारी जो वर्ग थे तो जैन, बौद्ध, ब्राह्मण प्रायद्वीपीय छोर पर पहुंचे। प्रायद्वीपीय बोला जाता है उधर के इलाके, प्रायद्वीपीय भारत भी बोला जाता है उधर के इलाकों को। तो अब ये जो व्यापारी लोग थे मानने वाले, तो अब व्यापार वगैरह करने, तो व्यापारी हैं, आपको पता ही है कि व्यापारी लोग कहीं भी जा सकते हैं जहाँ पे उनको फायदा हो, तो फिर ये लोग भी उधर पहुँचते हैं व्यापार वगैरह करने। और इससे होता क्या है कि अब जो उत्तर भारत की जो चीजें थी, जैसे शासन चलता था, जैसे राजा होता था, चाहे जो चीजें वहाँ पे उस टाइम में चलती थी, तो अब व्यापारी पहुँचेंगे तो उनके साथ ये सब चीजें भी पहुँचती है दक्षिण भारत में। और आर्थिक सांस्कृतिक जुड़ाव उत्तर से दक्षिण में पहुँचता है और ये सब जुड़ाव वगैरह होने शुरू हो जाते हैं। तो अब सिमिलर देखेंगे कि हर एक चीज़ें चलेंगी, जैसा कि उत्तर भारत में चलेगा तो वैसे ही शासन प्रशासन हर एक चीज़ें चलेंगी, बस राजा अलग हो। और मेघस्थानी जो रहता है पांड्य देश में ये जाता है। फिर संगम ग्रंथों में गंगा सोन आदि का भी उल्लेख होता है। जो संगम ग्रंथ लिखे गए हैं तो उनमें गंगा सोन नदी ये सब चीज़ों के बारे में उल्लेख है, उत्तर भारत के बारे में उल्लेख है। उसमें मेघस्थनीज ने पांड्य देश की यात्रा की थी। मेघस्थनीज जो लेखक था, तो मैंने इसके बारे में बहुत ही अच्छे से आपको बताया है पिछली वीडियो में। और अशोक का जो अभिलेख है इसमें चोलों के बारे में, पांड्यों, केरल पुत्र का भी उल्लेख मिलता है। तो इन लोगों का देखिए, चोल, पांड्य, इन लोगों का चेर, इन सब लोगों का भी उल्लेख मिलता है। जो अशोक का अभिलेख है तो उसमें इन लोगों का उल्लेख मिलता है। तो इस वजह से भी हमें पता चलता है कि यहाँ पे 3 शासक शुरू में थे, 3 वंश या 3 साम्राज्य। और तीनों जो वंश थे इनका व्यापार वगैरह रोमन साम्राज्य से था। तो इससे भी हमें पता चलती है कि इधर वंश वगैरह थे। तो ये सब आप समझ लिए थोड़ा सा। तो अब हमें संगम काल के बारे में पढ़ना होता है। तो संगम काल क्या है वही आपको अब मैं बताऊंगा। तो जो ये 3 वंश आप देख रहे हैं कि 3 वंश शुरू में आते हैं, चोल, चेर, पांड्य, तो इनका इतिहास ही हम पूरा पढ़ते हैं संगम काल को, मतलब संगम काल में।
और संगम काल में क्योंकि अब इनके इतिहास के बारे में हमें पता है इसी से चलती है। तो संगम काल जो रहता है तो ये एक कवि सम्मेलन आप मान लीजिए, जो कि बहुत सारे कवि मिलके और फिर ग्रंथ वगैरह लिखते हैं। तो ग्रंथ लिखते हैं तो उस टाइम के जो भी शासन होंगे या फिर जो भी साम्राज्य होगा तो उनके बारे में ये लोग लिखते हैं। तो इसी से हमें इन 3 वंश के बारे में पता चलती है और इसी वजह से इनके इतिहास को हम संगम काल के तहत पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए संगम काल के बारे में, तभी आपको पता चलेगा। तो ये सभा कवियों की थी और इनका भाषा तमिल था। तो कवि आप जानते ही हैं कि लिखना वगैरह ये सब चीज़ें कवि लोग करते हैं। तो ये संगम काल जो है, तो संगम काल मतलब बुलाया जाता है, इसमें बहुत सारे कवि लोग आते हैं हर एक जगह से और फिर इसमें ग्रंथ को लिखा जाता है। मतलब बुक बहुत सारी लिखी जाती है और बुक लिखी जाएंगी तो जरूर निश्चित बात है किसी ना किसी के बारे में लिखी जाएगी। तो बुक लिखी जाती है तो ये जो शासन प्रशासन उस टाइम जो भी होगा तो उनके बारे में ही लिखी जाती है और जब लिखी जाती है तो फिर हमें इनसे इनके बुक से पता चलता है इनके इतिहास वगैरह के बारे में। तो इसी से हमें ये 3 चोल चेर पांडे के बारे में पता चलता है। तो इसी की वजह से हम लोग इसको संगम काल के तहत पढ़ते हैं। ये दक्षिण भारत में जो शुरू में 3 वंश आते हैं तो इसी को हमें संगम काल के तहत पढ़ना होता है। तो तमिल कवियों के द्वारा सभाओं का आयोजन होता था, किसी सामंत या फिर राजा के आश्रय में आयोजित होता था। तो अब जो ये तमिल कवि थे तो जो भी जहाँ भी इलाकों में होंगे तो अब वहाँ के जो शासक होंगे या फिर जो सामंत होंगे, तो सामंती व्यवस्था मैंने बताया था आपको, तो वहाँ पे उनके संरक्षण में ही होंगे। तो उन्हीं के संरक्षण में ये सम्मेलन होता है। सम्मेलन मतलब कि बहुत लोग एक जगह आते हैं, एक जगह आके बहुत सारे ज्ञान का आदान प्रदान, जैसे कि आप आज मान लीजिए जो संसद है हमारा, तो बहुत सारे इलाकों से आप देखेंगे कि हर एक इलाकों से लोग आते हैं, उसमें बहुत सारे लॉ पास होते हैं, बहुत सारी डिस्कशन वगैरह होती हैं। वैसे ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे संगम काल में बहुत सारे कवि लोग आते थे एक जगह और कवि लोग डिस्कशन करते थे, चर्चाएं करते थे, उसमें बुक लिखी जाती थी। तो इन्हीं सब के बारे में लिखी जाती थी, जो वंश वगैरह थे, चाहे जो उनके उपदेश हैं, ये सब चीजें लिखी जाती थी और ये राजाओं के आश्रय में या फिर जो सामंत होते थे उनके आश्रय में होते थे ये संगम। और बहुत विषयों पर विचार विमर्श से संगम नाम दिया गया और बहुत से साहित्य किताबों की रचनाएं होती हैं। तो विचार विमर्श ये मैंने बता दिया, ये सब चीज़ें होती हैं और बहुत सारी बुक वगैरह लिखी जाती हैं इसमें। और इनका जो टाइम पीरियड है तो ये 300 BC मतलब ईसा पूर्व से 300 AD ईस्वी तक माना जाता है। और आपको कहीं कहीं किसी बुक में 250 से 100 ऐसे कुछ भी मिलेगा, तो वो आप समझ सकते हैं। लेकिन मेनली जो ये आप समझिए कि सबसे ऑथेंटिक डेटा जो रहता है किसी बुक का, वो मैं आप लोगों को देता हूँ। तो ये टाइम पीरियड इनका जो था संगम काल का, तो ये माना जाता है 300 BC से लेके 300 AD तक। तो करीब 600 वर्षों तक ये काल चलता है और इसमें 3 वंश मेनली आते हैं और तीनों वंश के बारे में हमें पढ़ना होता है। तो अब आप समझ लीजिए जो ये मैंने बता दिया 300 से 300 AD तक चलती है, 300 BC से लेकर। तो ये माना जाता है कि 3 बैठक इसमें हुई थी और 3 बैठक के तहत रचनाएं हुई थी ये बुकों की, जिससे हमें पता चलता है। तो 3 बैठक माना जाता है इन लोगों का कवियों का हुआ था, मतलब 3 बार, जैसे कि एक साल में संसद का 3 सत्र चलता है। तो वैसे ही अब माना जाता है कि ये लगभग जो 600 साल है इनमें 3 बैठक इन लोगों की हुई थी कवियों की। तो इसमें मेनली हमें देखना है कि ये बैठक कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे और जो मेन बुक है वो कौन सा लिखा गया है या फिर जो जानकारी वगैरह कैसे हमें मिलती है। तो पहला जो बैठक हुआ है वो मदुरै में हुआ है। तो मतलब ये जगह था मदुरै में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे ये अगस्त्य ऋषि थे। तो अब जैसे मान लीजिए जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे संसद की बैठक होती है तो उसमें अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करते हैं या फिर राज्यसभा स्पीकर करते हैं राज्यसभा में। वैसे ही यहाँ पे अध्यक्ष भी होते थे। अब बैठक होती थी तो उसका संचालन वगैरह कैसे होगा, डिसिप्लिन कैसे होगा, कौन कभी कब बोलेगा, ऐसे अध्यक्ष चुना जाता था डिसिप्लिन वगैरह फॉलो करने के लिए। तो वही अध्यक्ष जो थे वो अगस्त्य ऋषि थे और इसके बारे में हमें जानकारी बहुत कम मिलती है। तो ये सबसे पहले हुआ होगा, इसी वजह से हमें कम जानकारी मिलती है। तो जो चीज़ें सबसे बाद में होती हैं उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो अभी जो आप देखेंगे तो जैसे मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री है तो उसका जो घटनाएं हुई हैं उसकी जानकारी हमें सही से मालूम है और सही से प्रमाणित भी है। लेकिन अब आप मान लीजिए जो 20 लाख साल पहले का हमारा हिस्ट्री है तो उसके बारे में हमें कम जानकारी होगी, कम चीज़ें
कम प्रमाणित हो सकती हैं वो, क्योंकि हम उसके जो साक्ष्य वगैरह मिले हैं उससे हम पता करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखी नहीं है, हम बस जो वस्तुएं मिली हैं उससे अनुमान लगाते हैं, लेकिन जो नज़दीक की चीज़ें होती हैं, जो तुरंत घटनाएं होती हैं, तो वो हमें पता होता है। तो जो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री है तो उसके बारे में हमें पता है, क्योंकि हर एक चीज़ें उसमें लिखी गई हैं ब्रिटिश द्वारा, चाहे हिंदी में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, तो ज़्यादा पता चलता है। तो इसी वजह से जो ये सबसे पहला इनका बैठक हुआ था मदुरै में, तो इसकी जानकारी हमें बहुत कम मिली है। और दूसरा फिर बैठक होता है इनका कपाटपुरम में, और इसके भी अध्यक्ष जो रहते हैं अगस्त ऋषि ही रहते हैं, और अगस्त ऋषि रहते हैं इसके अध्यक्ष। तो इसमें हमें एक जो बुक है इसमें सबसे लोकप्रिय तोल्कापियम के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो हम लोग टेंशन ना लें, बुक वगैरह जो भी इम्पोर्टेंट बुक है और जो उसमें कहानी वगैरह है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा फिर बैठक होता है मदुरै में, और इसके जो अध्यक्ष रहते हैं ये नक्की रहते हैं इसके अध्यक्ष। और लगभग सभी साहित्य जो हमें मिले हैं तो ये तीसरे से ही मिले हैं, जो सबसे बाद वाला बैठक हुआ है कवियों का, तो सबसे ज्यादा जानकारी हमें इसी से मिलती है। और इससे जो होता है ये तीनों वंशों के शासन की जानकारी हमें मिलती है, चेर, चोल, पांडे। इन्हीं जो बुक की रचना हुई है बहुत सारी, तो इन्हीं बुकों में इन लोगों के इतिहास के बारे में लिखा गया है और हमें इससे जानकारी मिलती है इनके बारे में। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि 197 पांड्य राजाओं के मदद से कहा जाता है कि ये बैठकें होती हैं। तो पांड्य राजा मतलब जैसे कि पांड्य वंश चलता है तो इनमें राजा होते हैं बहुत सारे। तो अब माना जाता है, इसमें लिखा तो 197 पांड्य राजा बोला गया है, लेकिन इतना विश्वसनीय है नहीं कि 600 साल में 197 पांड्य राजा आ जाए। तो ये है 197 पांड्य राजा के मदद से लगभग 8598 कवियों द्वारा दक्षिण भारत के इतिहास का पता चलता है। और इसमें बहुत, अब समझ लीजिए कि 8598 कवियों द्वारा लिखी जाती है, बहुत सारी बुक लिखी जाती है, तो इससे हमें इनके इतिहास के बारे में जानकारी चल। और इसमें है कि सबसे ज्यादा जो लिखा गया है किसी राजवंश के बारे में, तो चेर राजाओं के बारे में सबसे ज्यादा लिखा गया। तो आपको मैं मैप भी दिखाऊंगा जब हम वंश पढ़ेंगे, चेर, चोल, पांडे, तो उस टाइम मैप भी दिखाऊंगा आपको कि कहाँ पे कौन सी चीजें थी। तो सबसे ज्यादा जानकारी जो संगम साहित्य से हमें मिलती है, तो सबसे ज्यादा जानकारी हमें मिलती है यहाँ पे चेर राजाओं के बारे में। और जो पूरा संगम साहित्य है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भाग मतलब कि एक जो बुक का टाइप है, मतलब किस टाइप का बुक लिखा गया है, उसमें बताया गया है कि इसको दो भागों में बांट सकते हैं हम बुकों को। तो एक तो है व्याख्या नामक, नैरेटिव है, और दूसरा जो उपदेशात्मक है, डिडेक्टिक है। तो ये दो टाइप के मतलब बुक इसमें लिखे गए हैं, आप समझ सकते हैं। तो आख्यानात्मक में है कि मेल कनकुआ, अर्थात 18 मुख्य ग्रंथ इसमें है। तो 18 मुख्य ग्रंथ है, ग्रंथ मतलब आप समझ सकते हैं कि बुक 18 इसमें मुख्य बुक है। तो 8 इसमें पद्य हैं और 10 इसमें ग्राम्य गीत है। तो पद्य मतलब आप समझ सकते हैं पोएम, जो कहानी होती है वैसे हैं पद्य। और ये ग्राम्य गीत मतलब समझ सकते हैं कि ये गांव से रिलेटेड, विलेज से रिलेटेड ये इसमें गीत लिखी गई है। और पहले की इसमें घटना की कहानी वगैरह है इसमें, तो पहले की जितनी भी घटना वगैरह कहानियां हैं ये सब चीजें इसमें लिखी गई हैं। और ये माना जाता है कि 100 BC से लेके, मतलब ईसा पूर्व से लेके, ये आपको 250 यहाँ AD होगा, 250 AD तक कही जाती है इसके बारे में। ये सब जितनी चीजें लिखी गई हैं, चाहे संगम पीरियड को भी कहीं कहीं देखिएगा कि ये टाइमलाइन इसमें बताया गया है। तो अब इन सब कहानियों में क्या पता चलेगा आपको, उस टाइम के जितने भी व्यापार कैसे थे, धर्म कैसे थे, समाज कैसे थे, ये सब चीजें हमें यहाँ से पता चलती है। ये जो 18 आपको बुक दिख रहे हैं आख्यानात्मक में, और उपदेशात्मक में भी आपको वही सब चीजें पता चलेगी, धर्म वगैरह, समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। तो उन सब से हमें पता चलता है वहाँ के इतिहास के बारे में, दक्षिण भारत के इन सब बुकों से। चाहे आप जो चोल, चेर, पांडे हैं तो उनको जानने का भी यही सब मुख्य चीजें हैं, क्योंकि बुक से ही आपको पता चल सकती है, या फिर खुदाई से जो वस्तुएं मिलेंगे उससे आप पता कर सकते हैं। तो वही सब चीजें ये सब है यहाँ पे। तो ये मेनली जो इतने बुक वगैरह थे वहाँ के, तो ये सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। और उपदेशात्मक जो है वो भी 18 ग्रंथ यहाँ से मिले हैं उपदेशात्मक। किलक नक्कू मतलब 18 लघु ग्रंथ मिले हैं। लघु मतलब आप समझ सकते हैं बड़ा जो ग्रंथ होता है वो मिले हैं 18 यहाँ पे उपदेशात्मक। तो उपदेशात्मक में क्या मिलेगी आपको, उपदेश दिया गया है, वीर गाथा, काव्य भी, युद्ध आदि का पता चलता है। तो कैसे उसमें वीर लोग युद्ध करते थे, उनके बारे में जितनी भी अच्छी कहानियां हैं, चाहे अच्छी बातें, ये सब चीजें इसमें उपदेशात्मक में दी गई है। मतलब कि अब जैसे आपको उपदेश दिया जाता है तो उपदेश कैसे दिया जाएगा, कि अब किसी का एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे कि आप मान लीजिए समाज में है, तो अगर आपकी नौकरी नहीं है तो आपको उपदेश कैसे दिया जाता है कि वो लड़का है, चाहे उनका जो लड़का है, देखो अभी उनकी जॉब मिल गई लेकिन अभी तक तुम्हें जॉब नहीं मिली है। तो ये सब वीर गाथा
उपदेशात्मक थे, मतलब उपदेश दिया जाता था उनके बारे में बता के, जो वीर होते थे उनके बारे में समाज को या फिर जो इंसान होते हैं उनको दिया जाता था ये सब उपदेश। और इससे हमें ये पता चलता है क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब उपदेश दिए गए हैं, आचार नियम है समझ लीजिए। मतलब कि अब वीरों के बारे में बताया गया होगा कि वो इस टाइम में ऐसे करते थे, चाहे अब बचपन में वैसे करते थे। तो जैसे आप APJ अब्दुल कलाम का आज के टाइम में ले लीजिए, तो अब उनको विद्यार्थियों को देखते हैं कि उनके बारे में शिक्षा दी जाती है कि वो अपने जीवन में कितना संघर्ष किए हैं, इतिहास में पेपर बेचते थे, खुद से ट्रेन में जाते थे, पढ़ते थे, ये सब चीज़ें करते थे। तो अब एग्जाम्पल दिया जाता है, मतलब उपदेश दिया जाता है लोगों को कि उनसे सीखना चाहिए स्ट्रगल के बारे में। तो यही सब चीज़ें ये बताई जाती थी वीर लोगों के बारे में, वीर गाथा काव्य भी इसको बोला जाता है इस वजह से। तो ये सब चीज़ें थी यहाँ पे। और फिर इसको आप देखेंगे कि जो ये सब बुक हैं तो इनको विषय वस्तु के रूप में भी बांटा गया है। तो बुक को कैसे क्लासीफाई किया गया है ये हम देख रहे हैं। तो आप जैसे देखेंगे कि इकोनॉमी का बुक है, तो इकोनॉमिक से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आती हैं आप देखेंगे कि उसमें बैंकिंग आ गया, फॉरेन इन्वेस्टिंग ये सब आ गया, मांग डिमांड सप्लाई, उसमें आप बजट वगैरह ये सब चीज़ें देखते हैं। तो वो सब बुक में एक जगह कर दी जाती है इकोनॉमी के बुक में। पॉलिटी के बारे में आप क्या देखेंगे, पॉलिटी के बारे में आप देखेंगे कि जैसे उसमें हमारा स्ट्रक्चर कैसे है, देश का संविधान कानून कैसे काम करेगा, सरकार कैसे काम करेगी, संसद कैसे काम करेगी, तो ये सब चीज़ें तो ये पॉलिटी के बुक में हमने लिख दिया। तो वैसे ही विषय वस्तु के रूप में भी जो साहित्य यहाँ पे रचना हुई है उसको बांटा गया है। तो ये एक है अहम, इसके बारे में अहम जो बांटा गया है, तो इसमें प्रेम से रिलेटेड ये है। तो ये जो होगा तो ये प्रेम के बारे में, इसके बारे में लिखा गया होगा, प्रेम के विषय के बारे में लिखा गया होगा, प्रेम से रिलेटेड ये था। तो और दूसरा है पूरम, पूरम युद्ध के बारे में लिखा गया है, युद्ध कैसे, युद्ध के जो कानून वगैरह होते होंगे या फिर युद्ध में कैसे वीर लोग लड़ते होंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे विषय वस्तु के आधार पे बांट के लिखा गया है। इनको लिखा नहीं गया है, लिखा तो उस टाइम गया होगा लेकिन हमने इसको क्लासीफाई किया है वैसे। और अब इसमें हम देख लेते हैं कुछ और बुक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण इनमें बुक लिखी गई हैं। तो ये कुछ बुक हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये पहला है आपका, देखेंगे कि संगम के अतिरिक्त ये एक ग्रंथ है जो लिखा गया है। तो संगम काल के अतिरिक्त है ये, समझ लीजिए कि ये जो बुक है। तो ये पहला है तोलकाप्रियम, और ये जो लिखा गया है तोलकाप्रियम, तो ये व्याकरण और अलंकार शास्त्र पे है, मतलब उससे रिलेटेड व्याकरण वगैरह आप समझते हैं, वैसे इसको लिखा गया है तोलकाप्रियम को। और एक और इसमें बुक है जो कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तिरुकुरल, तमिल ग्रंथ है ये तिरुकुरल, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये। और इसके बारे में मतलब इसमें लिखा गया है दार्शनिक विचार, मतलब दार्शनिक जो होते हैं उनके विचार वगैरह के बारे में लिखा गया है। तो जितनी भी चीज़ें अभी नई आप देखते हैं तो ये सब दार्शनिक वगैरह ही दिए हैं, तो वो आज मॉडर्न व्यू में आप देख रहे हैं। तो वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं और सूक्तियाँ वगैरह भी इसमें हैं। और तमिल के 2 महाकाव्य भी हैं, एक तो है शिल्पाधिकारम प्लस मणिमैखले। तो ये 2 महाकाव्य हैं, जैसे कि आप महाकाव्य में देखते हैं कि रामायण और महाभारत 2 बड़े महाकाव्य हैं, वैसे ही ये भी 2 महाकाव्य हैं यहाँ पे दक्षिण भारत के। तो ये महाकाव्य हैं मणिमैखले और शिल्पाधिकारम। तो शिल्पाधिकारम में यही लिखा गया है, ये जो है तो ये पायल और इसकी रचना इलोनगुअन ने किया है। और इसमें नूपुर की कहानी में मेनली है, नूपुर के कहानी पे ये रिलेटेड है, पायल के लेके ये कहानी बनती है, उनके पायल को लेके। तो मैं अभी बताऊंगा। तो ये इनोगल अदियन ने किया है इसका रचना। और ये चेर शासक सेन गोटुअम के भाई थे, तो वो जब चेर शासक मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो रचना शिल्पाधिकारम की इलांगो आदिगल ने किया था, इसकी रचना इलांगो आदिगल ने किया है शिल्पाधिकारम के। तो ये महाकाव्य है तमिल महाकाव्य। तो अब ये थोड़ा सा आप कहानी समझ लीजिए आखिर में इसमें कहानी क्या है, तो आप लोगों को अच्छे से पता चलेगा। तो इसमें नायिका है एक, तो नायिका मतलब आप समझ लीजिए ये हीरोइन है, कन्नगी इनका नाम रहता है। और जो नायक हैं तो ये आप हीरो समझ सकते हैं इनके, कोवलन इनका नाम है। तो ये कोवलन की पत्नी रहती हैं कन्नगी। और एक यहीं पे जो मान लीजिए जहाँ पे ये हुआ है तो वहीं पे एक माधवी नाम की भी रहती है गणिका। गणिका मतलब समझ लीजिए कि वो जो नाच वगैरह उस टाइम करती होंगी, जैसे कि आज आप देखते हैं, तो वही थी ये माधवी। तो 3 लोगों की ये रिलेटेड कहानी है। तो इसमें जो ये कोवलन है इनको प्रेम हो जाता है माधवी से, लेकिन इनकी शादी हुई है कवनगी से। तो ये जो माधवी थी, तो अब माधवी मतलब समझेंगे कि नृत्य वगैरह करती थी, तो ये राज दरबार में भी नृत्य वगैरह करती थी, लेकिन ये लोग शादी वादी नहीं करते थे, इसमें ये समझ लीजिए। और इनको मतलब जो कोवलन रहते हैं इनको प्रेम हो जाता है इनसे माधवी से, और ये संगीत आदि करती हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। प्रेम गणिका से हो जाता है इनको, गणिका रहती हैं ये माधवी। तो अब जो ये प्रेम करेंगे तो ये पूरा नृत्य वगैरह में जो कोवलन है ये सारा चीज़ मतलब इन पे सारा धन संपत्ति सब चीज़ इन पे खर्चा कर देता है माधवी पे। और माधवी पे जब खर्च कर देता है इनका सारा पैसा खत्म हो जाता है, तो फिर ये
अपनी पत्नी के पास आते हैं, कन्नगी के पास। तो ये कन्नगी के पास आते हैं दोबारा, जब सारा इनका पैसा वगैरह धन संपत्ति हर एक चीज़ खर्च हो जाता है तो फिर ये आते हैं अपनी पत्नी के पास, जब माधवी पे सारी चीज़ें ये लुटा देते हैं। और फिर इनकी पत्नी जो होती हैं इनको लेके मदुरै चली जाती हैं। तो मदुरै चले जाते हैं इनको लेके, मतलब ये समझती हैं इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा, नहीं तो जितना और भी जो बचा वचा है इन पे माधवी पे ये लुटा देंगे। इस वजह से इनको लेके ये मदुरै चली जाती हैं। तो अब जो है कि इनको व्यापार वगैरह मतलब जो बिजनेस है फिर से स्टार्ट कराने के लिए, तो ये जो कन्नगी है इनकी पत्नी, तो ये अपना पायल देती है इनको कि मतलब इसको बेच के अपना व्यापार वगैरह तुम करो। और जो मदुरै के रानी रहती है तो उनका भी जो ये पायल तो बेचने को देती है कोवलन को, कन्नगी अपनी मतलब पति को। और उसी टाइम ये जो मदुरै जाते हैं तो वहाँ की जो रानी रहती है उनका भी पायल चोरी हो जाता है। और ऐसा बनता है कि ये जो पायल बेचने जाते हैं मतलब जो दुकानदार होता है उसके पास, तो ये रानी का पायल जो रहता है और इनका पायल सेम ही हो जाता है। तो अब जो राजा के सिपाही रहते हैं फिर वो जब मैच होता है तो फिर करते क्या है कि इनको मृत्यु दंड दे देते हैं कि इन्होंने रानी का पायल चुराया है। ऐसा ये कहानी है इसमें। लेकिन आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये तो अभी आए हैं मदुरै में, तो ये कहाँ से पायल चुरा सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखती है कि जनता की बात नहीं मानी जाती थी वहाँ पे। तो अब राजा वहाँ पे सोचते हैं, चाहे जो उनको मृत्यु दंड देते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि रानी का पायल तो इतना कीमती होगा, लेकिन ये जो कन्नगी है इनकी पत्नी कोलन की, इनके पास इतना महंगा पायल चाहे सेम पायल कहाँ से आ सकता है। तो इनके बातों पे विश्वास नहीं करते हैं और इनको दंड दिया जाता है, मतलब मरवा दिया जाता है इनको, कोवलन को। तो फिर अब जो इनकी पत्नी है ये कन्नगी, तो ये अब यहाँ पे गणिका बन जाएगी। जो ये माधवी गणिका थी जिसके वजह से ये लोग यहाँ पे आए थे मदुरै में, तो अब ये गणिका बन के जाएगी राजा के दरबार में, और राजा के दरबार में जाएगी अपने पति का बदला लेने के लिए, क्योंकि पति जो इनके थे ये बेकसूर थे, इनको मरवा दिया जाता है। तो इस वजह से ये बदला लेने फिर जाती है गणिका बन के, और नृत्य वगैरह करती है राजा के पास और राजा को मनमोहित कर लेती है। तो फिर ये होता है जब नृत्य करके इनको अपने बस में कर लेती है राजा को, मदुरै के राजा जो रहते हैं, तो उसके बाद होता है कि ये बोलती है मुझे वही पायल चाहिए जो कि कोलन से ये लोग लिए थे। तो वही फिर राजा लाते हैं। तो फिर ये दिखाती है कि तो एक ही पायल रहता है और एक पायल कन्नगी के पास रहता है, एक पैर का पायल। तो ये फिर दिखाती है कि ये पायल मेरा है और ये मेरे जो पति थे ये बेचने गए थे और फिर उनको आपने मरवा दिया। फिर ऐसा माना जाता है कि फिर राजा ये सब सोचते सोचते मर जाते हैं कि मैंने एक जो निर्दोष व्यक्ति था उसको मरवा दिया। तो ये सोचते सोचते फिर राजा मर जाता है, ऐसा माना जाता है यहाँ पे। और ये फिर माना जाता है जो ये कन्नगी थी इनके श्राप से पूरा मदुरै समाप्त हो जाता है। तो मदुरै क्योंकि इनके हस्बैंड को सजा दी गई थी तो ये श्राप दे देती। तो जैसा आप देखेंगे कि महाभारत में भगवत गीता है, वैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे कि शिल्पाधिकारम को यहाँ पे माना जाता है। और फिर इसके बाद एक और बुक जो ये है, ये भी महाकाव्य है मणिमेखले। तो इसके बारे में भी आप कहानी थोड़ा सा समझ लीजिए। और इसकी जो रचना की है वो बौद्ध व्यापारी शीतले सतनार ने किया है, इसकी रचना मणिमेखले की बनिया द्वारा। तो अब इसमें इसी की कहानी बताई है। जो ये आप देख रहे हैं माधवी के बारे में मैंने बताया, जो कोलन इनसे प्रेम करता है और फिर अपना सारा धन संपत्ति लुटा देता है इन पे। फिर ये लोग चले जाते हैं कोलन और कन्नगी मदुरै में। लेकिन अब यही ये कहानी है जो ये माधवी रहती है, इसी पे ये कहानी है। क्योंकि माधवी तो आप देख रहे हैं कहानी से स्किप हो गई थी, लेकिन मणिमेखले में माधवी के बारे में है। तो जो ये कोलन है, ये कोलन और ये माधवी, तो इन्हीं की कन्या होती है एक। तो अब इनके जो अफेयर चलते हैं तो उनसे एक कन्या होती है माधवी को कोलन से, और माधवी के मिलने से एक कन्या होती है। उसी के बारे में ये कहानी साहसिक जीवन का वर्णन है। क्योंकि अब मान लीजिए कि आप गणिका से शादी कर रहे हैं और उससे फिर शादी करते हैं, तो अगर कन्या होती है तो उसको समाज में कैसा ट्रीट किया जाएगा आपको पता है। तो यही उसी के बारे में कहानी है, उसके स्ट्रगल के बारे में कि कैसे वो स्ट्रगल वगैरह करती है लाइफ में, समाज में जीने के लिए। तो इसके बारे में मणिमेखले में कहानी है, जो कोलन और माधवी के प्रेम से वो पैदा होती है जो पुत्री। तो यही कहानी है उसके बारे में, जीवन स्ट्रगल के बारे में। तो ये कुछ मुख्य प्रमुख जो साहित्य होते हैं ये आपको समझ लेना होगा कि किसने लिखी है। तो ये बुक है, ये समझ लीजिए आपको किसने लिखी है ये साहित्य के बारे में। तो यही आपको जानना है लिटरेचर के बारे में। तो ये जो तोल्काप्पियम है इसको तोल्काप्पियर ने ही लिखा है, और ये व्याकरण का बुक है। और शिल्पाधिकारम इंग्लो आदिगल ने लिखा है, और मणिमेखले शीतले सतनार ने लिखा है। तो ये दोनों तीनों मैंने ऊपर बता ही दिया, लेकिन एक जगह लिख दिया था कि आप लोग को समझ में आए। और जीवक चिंतामणि के लेखक हैं तिरुवन तेरुकदेवर, और
कुरुल के लेखक हैं जो तिरुवल्लुवर ने लिखा है। तो ये प्रमुख जो साहित्य है और उसके रचनाकार है, तो ये साहित्य आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हमारा जो संगम साहित्य है ये कंप्लीट कर लिया। तो अब संगम साहित्य में हमें 3 राजवंशों के बारे में अगले वीडियो में पढ़ना होगा। तो इसमें चेर देखेंगे कि जो केरल में रहता है, उसके बाद चोल हम देख लेंगे और उसके बाद हम पांड्य देख लेंगे। तो पांड्य देख लेंगे और उसके बाद हम इन लोगों की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, ये सब चीज़ें भी हमें देखना होगा। संगम साहित्य में जो ये 3 शासक या फिर जो 3 वंश होते हैं इनके बारे में हमें देखना होगा। तो ये एक पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद जो पहले मैं आपको मैप दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ कौन से शासक होते हैं, ये जो मैप है यहाँ पे दक्षिण भारत का, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें चोला के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे कि ये चोला साम्राज्य रहता है, और यहाँ पे जो रहते हैं ये देखेंगे कि चेर साम्राज्य रहता है, और यहाँ पे पांड्य रहते हैं। तो इनके बारे में हमें देखना है और इनके प्रतीक चिन्ह वगैरह क्या थे। तो आप देख रहे हैं कि चोला के बाघ हैं और इनके मछली है पांड्य के, और जो चेर हैं इनके धनुष राज्य चिन्ह रहते हैं। तो ये सब भी हम देखेंगे और मैप देख के फिर हम अपने जो 3 ये वंश रहते हैं इनको देखेंगे, चाहे 3 आप जो साम्राज्य हैं इनके बारे में हम देखेंगे इसमें, चेर, चोल, पांड्य। तो ये उसके बाद हमारा ये वीडियो कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर दक्षिण भारत में हम आगे के पार्ट को देखेंगे, उसमें बहुत सारे शासन आएंगे। तो फिर एक बार मैं आपको वो चार्ट दिखाऊंगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे इसमें और भी जो राजवंश आते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। तो आप लोग बस इसको सीक्वेंस से देखते हैं। उसके बाद हम राजपूतों के बारे में भी देख लेंगे और कुछ जो और शासक 1-2 हैं तो उनको भी देख के फिर ये हमारा ट्रांजिशन फेज देखेंगे कि उस टाइम सामाजिक व्यवस्था पूरा ओवरऑल क्या था एंसेंट इंडिया में। उसके बाद हमारा ये पूरा हिस्ट्री एंसेंट इंडिया कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मिडिएबल तो चल ही रहा है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू। और आप लोग इसको कृपया सीक्वेंस से देखते हैं।